और बड़ी खबर बोकारो से, जहां पर सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर स्थित फुटपाथी दुकानों में देर रात अचानक आग लग गई। इस आग में 12 से अधिक छोटी बड़ी दुकानें जलकर खाक हुई हैं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फुटपाथ पर सभी दुकानें रेडीमेड कपड़ों की थी। वहीं आग कैसे लगी, इनकी वजहों की जानकारी अब तक सामने नहीं है। मौके पर जुटे लोगों की सूझबूझ से आग को फैलने से रोका गया। दुकानों से सामानों को भी बाहर निकाला गया, जिससे नुकसान कुछ हद तक कम हुआ। आपको बता दें कि आग जिस जगह पर लगी वहां 50 से ज्यादा दुकानें हैं और ऐसे में समय रहते आग पर काबू पाने से एक बड़े हादसे को टाला गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 12 से अधिक दुकानें इस अगलगी में जलकर खाक हो चुकी हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ की वजह से नुकसान को कम किया जा सका और हादसे को बड़े हादसे में तब्दील होने से रोका जा सका। वहीं दूसरी बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां राजमहल से मानिकचक के बीच चलने वाला मालवाहक जहाज सोमवार रात 8 बजे पश्चिम बंगाल के मानिकचक घाट पर पलट गया। इसे जहाज पर लदे 8 ट्रक गंगा में समा गए। वहीं एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। राजमहल से जो ट्रक लोड किए गए थे उस पर ड्राइवर और खलासी को मिलाकर करीब 20 लोग सवार थे। इनमें 5 ड्राइवर और 4 खलासी लोगों को बचाया जा सका है, जबकि झारखंड के 2 लोग समेत 11 लोगों के डूबने की आशंका है। इसे देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि एक तरफा लोड होने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। बंगाल के बालदा में यह मालवाहक जहाज डूब गया। साहिबगंज से यह मालवाहक जहाज, जिस पर 8 ट्रक लदे हुए थे, और इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं कि आखिर नियमों की अनदेखी कर क्यों चलाए गए जहाज। इस हादसे के बाद ये तमाम सवाल इस वक्त सामने खड़े हैं। क्या पूरे मामले में अवैध पत्थर माफिया की साजिश तो नहीं है? 4 बजे ये जहाज चला, रात 8 बजे मानिकचक कैसे पहुंचा, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। 2 घंटे से कम का रास्ता है, तो फिर 4 घंटे आखिर इस जहाज को कैसे लग गए? रात में किसके इशारे पर जहाज का परिचालन किया गया? मामले में जानकारी देने से आखिर प्रशासन कन्नी क्यों काट रहा है, बच क्यों रहा है? देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक से तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना को लेकर कई राज्यों में तो हालात बेहद खराब हो गए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। बता दें कि कोरोना काल के दौरान पीएम मोदी अब तक 8 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। आज 9वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठने वाले हैं। बैठक होने वाली है और ये बैठक 2 चरणों में होगी। इनमें देश भर में कोरोना के जो ताजा हालात है, इसके साथ ही साथ वैक्सीन और टीकाकरण की रणनीति सरीखे तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और इस बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी जान लीजिए। सभी राज्यों के सीएम के साथ 2 चरणों में बैठक होने वाली है। कोरोना की ताजा स्थिति से निपटने के इंतजाम पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। टीके के स्टेज, टीकाकरण की रणनीति पर चर्चा संभव बताई जा रही है। टीका मिलने पर तिथि क्या हो, इसे लेकर चर्चा संभव हो सकती है। वैक्सीनेशन का मॉडल भी मीटिंग का एजेंडा होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को यह टीका पहले दिया जाएगा।
कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने की रणनीति सरीखे तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा संभव है और आंशिक लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। बाजारों में सख्ती, मास्क के निर्देश, इसे लेकर के भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं और इमरजेंसी के लिए टीका को मंजूरी पर भी चर्चा संभव है। तो ये तमाम चीजों पर एक बार फिर से आज जब ये महत्वपूर्ण बैठक होगी तो उस बैठक में चर्चा संभव मानी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आखिर इस बैठक के बाद किसी तरह का ये निष्कर्ष निकाला जाए कि आंशिक लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए या नहीं। दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कोरोना फिर से अपने पांव को पसार रहा है, जिसे लेकर अब जमशेदपुर शहर में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। दरअसल त्योहार के समय बड़ी संख्या में लोग बाहर से आए हैं, जिसके बाद प्रशासन को कोरोना के फैलने की आशंका सता रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच अभियान चलाया जा रहा है और पूरे शहर में 24 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें बिना मास्क पहने अगर आप बाहर निकलते हैं और पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें पहले कोरोना जांच कराया जाएगा और इसके बाद घर भेजा जा रहा है। वहीं डीसी ने लोगों से भी नियमों को पालन करने की अपील की है। कोरोना के सेकेंड वेव त्योहारों के सीजन के बाद में और सर्दियों के मौसम में हिट कर सकती है। देश के अन्य राज्यों में इस तरीके की चीज़ें जो है देखने के लिए आ रही हैं, दृष्टांत सामने आ रहे हैं। इसी को लेके पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन सजग है और त्योहारों के मौसम की समाप्ति के साथ ही विस्तृत और गहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में एनडीए की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हो सकते हैं। विजय सिन्हा ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा है कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा। उन्होंने इशारों में कहा है कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर यदि पार्टी नेतृत्व भरोसा जताती है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। विधानसभा स्पीकर पद पर दावेदारी के सवाल पर विजय सिन्हा ने कहा कि यदि बीजेपी में किसी का भी सपना सच हो सकता है, ऐसा हमेशा देखा गया है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस पर खरा उतरने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष पद के दौड़ में सबसे आगे चल रहे और संभवतः बिहार विधानसभा के अगले अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत बधाई हो। नहीं, चलिए, मैं पार्टी के प्रति, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के हमारे सभी वरीय नेताओं ने एक कार्यकर्ता पर जो विश्वास व्यक्त किए हैं, हम लोग उस पर खरे उतरेंगे और जो भी निर्देश पार्टी का मिलेगा एक सिपाही की तरह हम ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। एक बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, एक बड़ी जिम्मेवारी है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद का। क्या कुछ आपने प्लान बनाया है? नहीं, देखिए, ये तो हम लोग को आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आया और उसके बाद हम लोग अभी सदन जाएंगे और जो भी नई जिम्मेवारी मिली है सबके सहयोग से, सबके स्नेह से और ईमानदारी के साथ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर हम बढ़ेंगे और एक सामाजिक सैनिक के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में जो मनोभाव रहा है वही मनोभाव के साथ हम आगे भी कार्य करेंगे। सर, एक सवाल ये भी है कि क्या है आपके पास मैसेज, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष उनका मैसेज क्या है? चलिए, अभी आदेश हुआ है कि आप सदन आइए, हम लोग सदन जा रहे हैं। तो चलिए, देखिए, विजय सिन्हा हैं जो संभवतः बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं और इन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए बड़ा इशारा भी किया है और साथ में ये भी कहा है कि उन्हें आदेश आया है। अब जो जानकारी मिल रही है कि विधानसभा में जाएंगे और इन्हें एनडीए की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नवंबर के पहले सप्ताह में देवघर के निर्माणाधीन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक कई काम पूरे नहीं हो सके और ऐसे में नवंबर से उड़ान सेवा शुरू होने पर संशय के बादल उठ रहे हैं। अब एयरपोर्ट डायरेक्टर की ओर से दिसंबर तक उड़ान सेवा शुरू होने की बात कही जा रही है और अब तक एयरपोर्ट के पहुंच पथ का काम पूरा नहीं किया गया है। साथ ही सातर रोड का भी समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं कुछ पेड़ों की कटाई का भी काम
फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से लंबित पड़ा हुआ है। वहीं देवघर डीसी ने अधिकारियों को सभी काम को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक सभी काम पूरे किए जाएंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। नहीं, उम्मीद है यदि वो प्रशासन का थोड़ा सा काम तेजी से हो जाता है, ये काम वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो दिसंबर में भी अपना आराम से ऑपरेशन में कर सकते हैं। ये वो डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। अराउंड 70% हमारा काम पूरा हो चुका है एंड वी आर एक्सपेक्टेड बाय दिसंबर और बाय एट द मोस्ट बाय मार्च वी विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। बातचीत कर एक डाइवर्शन का एक उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा है, तो वो बहुत जल्दी वो लोग कर देंगे, जो हमने अभी इंस्पेक्शन के लिए गए थे उस समय बताए हैं। और एक अप्रोच रोड की जो ज़रूरत है वो भी बहुत जल्दी उसका राज्य सरकार से हम लोग अनुमति लेके उसका भी। नवंबर माह से देवघर एयरपोर्ट से किसी भी तरह का उड़ान की सेवा शुरू नहीं होने जा रही है। अभी भी यहाँ पे कई मूलभूत काम बाकी हैं। अगर हम बात करें तो देवघर सातर रोड का अप्रोच जो देवघर सातर रोड है, इसको बंद करना है, यानी पूर्णतः इसको बंद करना है, ताकि ये रोड जो है डायरेक्ट रनवे की ओर जाता है। ये रनवे है, ये रनवे की ओर जाता है और इस रोड को बंद करना अति आवश्यक। जब तक ये रोड बंद नहीं होगा तब तक यहाँ उड़ान सेवा शुरू नहीं हो पाएगी। खासकर और दूसरी बात है कि जो यहाँ टर्मिनल है, टर्मिनल का काम भी बंद है, क्योंकि अप्रोच रोड का अधिग्रहण नहीं हो पाया है और अप्रोच रोड का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके कारण यहाँ से यात्रियों के आवागमन किस प्रकार से होगी, ये भी एक सवाल है। और तीसरी बात, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है यहाँ पर। जब तक ये तीनों काम नहीं होता है पूर्ण रूप से शुरू, चाहे तब तक यहाँ देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा नहीं होगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए, जो घोषणा थी कि नवंबर में यहाँ से देवघर एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी, उसके लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। राजधानी रांची में डीजल ऑटो का नया रेट तय होने के बाद यात्री और ऑटो चालक दोनों ही परेशान हैं और नए रेट में दोगुने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी नजर आ रही है। राजधानी के तमाम रूटों पर भी नया ऑटो किराया बढ़ने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऑटो चालकों की माने तो अब डीजल ऑटो में सिर्फ 3 यात्रियों को ही बिठाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पहले करीब 7 से 8 यात्री बैठ रहे थे। रांची के बिरसा चौक पर लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में डीजल ऑटो का नया भाड़ा तय होने से ऑटो चालक भी परेशान है, साथ ही पब्लिक भी परेशान है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के बिरसा चौक पर, जहां हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर परेशानी कितनी बढ़ी है। 3 जन को बैठाना है। हाँ। और पीछे आगे बिठाना है? नहीं, पीछे आगे नहीं बैठाना है। तो भाड़े में बढ़ोतरी को लेकर कोई जानकारी? भाड़े में जो भाड़ा जो ले रहा है भाई लोग वही हम भी ले रहे हैं। जो भाई लोग लेगा हम भी वही लेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? रातू रोड। पहले बिरसा चौक से रातू रोड का भाड़ा कितना था? 15 रुपया। 15 था। अब कितना दे रहे हैं? 40 रुपया। तो 15 रुपये से भाड़ा सीधे बढ़कर 40 रुपये हो गया। आप कहाँ जा रही हैं मैडम? हम अरगोड़ा जा रहे हैं, अरगोड़ा चौक। पहले भाड़ा कितना था? पहले 10 रुपया। अब कितना दे रहे हैं? अभी 20 रुपया। और आप कहाँ जा रही हैं? ये भी जा रही है वहीं अरगोड़ा। और बिरसा चौक से अरगोड़ा का भाड़ा जहाँ पहले 10 रुपया था अब 20 रुपया हो गया है। बिरसा चौक से रातू रोड का जो भाड़ा पहले 15 था अब 40 रुपया हो गया है। हमारे लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जो भाड़ा बढ़ा है ऑटो डीजल का, कितनी परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। परेशानी आम जनता की बढ़ गई है। पैसेंजर मिल नहीं रहा है, हम लोग को बहुत कम मिल रहा है पैसेंजर। 3 को से ज़्यादा बैठाना नहीं, 3 को से ज़्यादा बैठाते हैं तो चालान कर देता है, और 3 को बैठाते हैं तो हम लोग को परवड़ता नहीं है। 25 रुपये 75 रुपये लेके जाएंगे, 75 रुपये लेके आएंगे, 150 का ट्रिप मारेंगे तो क्या हम लोग बचाएंगे? 400 का डीजल जाता है, 400 मालिक का जाता है, हम लोग क्या बचाएंगे और क्या खाएंगे? परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑटो चालकों का भी दर्द है कि उन्हें पैसेंजर नहीं मिल रहा। पैसेंजरों का अपनी परेशानी है पैसेंजरों की कि उनका भाड़ा दोगुने से ज़्यादा बढ़ गया है। लिहाजा अपना दर्द सुनाएं तो किसे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।